अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो चीज़ें जो हैं वो आसान करते हैं और इस चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। तो आज इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है और वो एक्सरसाइज है 28.2। अच्छा, चैप्टर आपको पता है हमारा 28 चल रहा है, एंगल्स इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखें, ये चैप्टर वैसे तो बहुत आसान था, ऐसा नहीं है कोई मुश्किल चैप्टर था, लेकिन कुछ चीज़ें शायद बच्चों को समझ में आने में ना मुश्किल हुई, जिसमें से जो है ना वो मेजर आर्क और माइनर आर्क पर जो एंगल बन रहा था ना वो। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपके पास है 4 और आपके पास है 2। आप चाहते हो 4 और 2 बराबर बराबर हो, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। आपके पास है 4 और आपके पास है 2, आप चाहते हो 4 और 2 बराबर हो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इन दोनों में से कौन सी चीज़ डबल है? अभी कौन सी चीज़ डबल है? तो बिल्कुल 4 आपके पास डबल है ना, DOUBLE डबल है, और 2 आपके पास उसका हाफ है। तो अगर आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 2, तो 4 के बराबर आ जाएगा, यानी डबल तो आपके पास 4 ही रहेगा ना। 2 तो डबल नहीं हुआ, 4 ही डबल है आपके पास। तो ये चीज़ आप याद रखें कि हम जो है वो मेजर आर्क वाले एंगल के साथ 2 मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन डबल हमारे पास माइनर वाला आर्क ही है। तो अभी इस चीज़ को मैं आपको करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये थ्योरम है, इस थ्योरम्स को कर लेते हैं। मेरा भी रोज़ा है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी रोज़ा ही होगा, तो हम जो है वो पढ़ लेते हैं। हाँ, अगर आप रमज़ान के बाद देख रहे हैं तो फिर बात अलग है, ठीक है। ये वीडियो मैं रमज़ान में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं और फोकस कर देता हूँ ताकि आपके लिए बेहतर हो जाए। ये एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो उसको तो हम टच नहीं करेंगे। अब हमारा एक्सरसाइज है 28.2। अच्छा, 28.2 करने से पहले जो ये थ्योरम्स हैं इन्हें करना लाजमी होगा, वरना बात समझ नहीं आएगी। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना बनाना, ये इसका जो है वो मतलब मीनिंग्स लिखी है मैंने ताकि आपको ना समझ में आ जाए। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी समझने में। तो देखें आप करना क्या है। सबसे पहले तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको थ्योरम अच्छा समझ में आ जाए। अगर ये थ्योरम समझ में आ गया ना, फिर आप एक्सरसाइज तो खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ करते हैं, द एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। अच्छा, सेमी सर्कल क्या होता है मैंने पहले भी आपको बता दिया था उस वीडियो में, फिर यहाँ बता देता हूँ कि सेमी सर्कल होता क्या है। ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। अब अगर सर्कल को आप हाफ कर दोगे ना तो ये सेमी सर्कल हो जाएगा। सर्कल को अगर आप हाफ कर देते हो ना तो क्या हो जाता है, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल कितने का एंगल बनाता है, 180 का। ये सेंटर है इसका, ठीक है, सेंटर ओ। तो आप सर्कल को हाफ कहाँ से करोगे, सेंटर से। तो बस सेंटर पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देना, सर्कल जो है वो सेमी सर्कल हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। और ये जो लाइन आप बनाओगे ना ये डायमीटर भी होगी, ठीक है, तो ये याद रखना। तो अब आ जाओ आगे कर लेते हैं। सेमी सर्कल तो आपको समझ में आ गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। अब ये क्या कह रहे हैं, ये वाले सवाल से तो शायद बात इतनी अच्छी समझ ना आ रही हो, लेकिन इसके नीचे वाले सवाल से बात बहुत अच्छी समझ में आएगी। द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इस राइट एंगल। ये वाला जो एंगल है ना वो आपके पास 180 का है, लेकिन ये जो एंगल सी है आपके पास, ये जो बन रहा है ना ABC आपके पास ट्राइंगल है, और ये जो एंगल बन रहा है ना वो आपके पास 90 का है, ये कह रहे हैं आप। लेकिन सर आप बोल रहे होंगे कि सर वो एंगल देख के 90 का लग तो नहीं रहा है, लेकिन इसकी ड्राइंग कुछ इस तरह से की गई है कि वो देखने से आपको 90 का नहीं लगेगा, क्योंकि 90 का एंगल तो आपको पता है ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, लेकिन वो तो 90 का एंगल लग ही नहीं रहा है, वो तो ऐसा लग रहा है लेस देन 90 है। तो वो देखने से तो आपको कभी भी 90 का नहीं लगेगा, ये आप थ्योरम से प्रूफ करोगे। तो इसमें याद रखना वही मेजर आर्क माइनर आर्क वाला चक्कर है, इस्तेमाल होगा यहाँ भी। तो सवाल समझ में आ गया ना कि ये जो सेमी सर्कल के सामने वाला एंगल बन रहा है एंगल सी, ये 90 का है, ये आपने प्रूफ करके बताना है। तो कैसे, वही आपने माइनर आर्क और मेजर आर्क वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल है, सेंटर ओ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें ये बात ऑलरेडी पता है। AOB, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, AOB इज़ अ
सेंट्रल एंगल ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा, सेमी सर्कल है यानी आप देख रहे हो ए बी ने क्या किया है, जो सर्कल है ना उसको दो हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा आपके पास ये है और एक हिस्सा आपके पास ये है। तो पूरा सर्कल था, उसको ए बी लाइन ने दो हिस्सों में बांट दिया और ए बी लाइन आपके पास डायमीटर है। और हमने ये बात पढ़ी थी कि डायमीटर आपके पास सर्कल को दो हिस्सों में तोड़ देता है, मतलब आधा एक तरफ रह जाता है, आधा दूसरी तरफ रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके अब्बू जो हैं वो केक लेकर आए हैं। केक को अगर आप ऊपर से देखते हो तो वो सर्कल की शेप का ही होता है ना। तो अब आपके अब्बू चाहते हैं कि आपको और आपके भाई को या आपको और आपकी बहन को, सिर्फ आप दो भाई बहन हो, ठीक है, तो आपको और आपकी बहन को बराबर केक मिले। तो आपके अब्बू क्या करेंगे, केक में कॉर्ड बनाएंगे? नहीं, ऐसे तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, एक हिस्सा ज़्यादा हो जाएगा एक कम। तो आपके अब्बू केक में डायमीटर बनाएंगे, यानी ये ए बी वाली लाइन बनाएंगे। तो जब ये ए बी वाली लाइन बनाएंगे ना, तो एक हिस्सा आपको मिल जाएगा और एक हिस्सा बराबर आपके भाई को, और दोनों का अगर एरिया निकालेंगे सेम आएगा। तो ये बात अब आपको समझ में अच्छी आ गई होगी। तो आपने प्रूफ ये करके बताना है कि ये जो एंगल बन रहा है ना ए सी बी, ये वाला एंगल सी, मैंने आपको बताया है कि ये जो बीच में चीज़ होती है एंगल उस पर बनता है। तो एंगल सी जो है आपके पास 90 का है, ये आपने थ्योरम से प्रूफ करना है। अच्छा, आपको ये बात पता है कि जब भी आप सेमी सर्कल बनाओगे, और ये बात हमेशा याद रखना, जब भी सेमी सर्कल होगा ना तो उस पर जो सेंट्रल एंगल आ रहा होगा वो 180 का आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है, हमेशा याद रखना, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पे जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 का बनता है। याद रहेगी ना आपको ये बात, ए और बी, माशाल्लाह, ठीक है। तो ए बी आपके पास 90 का है। तो अब आपके पास ए बी और बीच वाले पॉइंट को मैं ओ कह देता हूँ, तो एंगल तो ओ पे बन रहा है बेसिकली ना, ए बी लाइन है लेकिन एंगल ओ पे बन रहा है। तो ओ आपके पास 180 का है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी यही है, 180 का है, 180 का है। अच्छा, अब आ जाते हैं वही हमारी बात के आर्क लेंथ का जो एंगल है वो डबल होगा, तो आपको एंगल सी के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने सबसे पहला जो थ्योरम करा था इस चैप्टर का, उसमें पढ़ा था बात कि अगर आपके पास यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल आर्क माइनर आर्क की मदद से बन रहा है, तो अगर आप एंगल सी के साथ 2 मल्टीप्लाई करा दोगे तो वो एंगल ओ के बराबर आ जाएगा, यानी एंगल ओ डबल होगा। जब भी आपको एंगल सी के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, अगर एंगल सी डबल होता ना तो फिर आपको एंगल ओ के साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं करना, एंगल सी के साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा होता, आप एंगल ओ के साथ 2 मल्टीप्लाई करते। जैसे मैंने आपको शुरू में मिसाल दी कि 4 आपके पास डबल है और 2 आपके पास हाफ है। अगर आप 2 को 4 के बराबर लाना चाहते हो तो 2 में 2 मल्टीप्लाई कराओगे। इसी तरह यहाँ भी है, ये 4 है और 2 है, तो इसी तरह से ये एंगल ओ जो है ना ये 4 है और एंगल सी जो है ये 2 है। तो एंगल सी मेजर आर्क पे बन रहा है, तो 2 आप मल्टीप्लाई कराओगे एंगल सी के साथ तो वो एंगल ओ के बराबर यानी 4 के बराबर आ जाएगा। ये माशाल्लाह से अब आपको बात अच्छी समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज 28.1 में मैंने बहुत कोशिश की थी इस बात को अच्छा क्लियर करने की, लेकिन हो सकता है शायद मुझसे कहीं कोताही हो गई हो तो वो बात आपको इतनी अच्छी क्लियर हो ही ना हो, तो इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा और बेहतर करा। तो आगे देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि आप 2 मल्टीप्लाई कराओगे एंगल सी के साथ जो कि मेजर आर्क पे बन रहा है तो वो ओ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको यहाँ पर देखो ए ओ बी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ए ओ बी लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, ए ओ बी से कंपेयर कर दोगे, ए ओ बी से कंपेयर कर दोगे, तो आपके पास क्या आ गया, यानी आप ये कह लो कि आप ए ओ बी की जगह ऊपर ए सी बी पुट कर दो इक्वेशन 1 में, एम एंगल ए ओ बी की जगह आप इक्वेशन 1 में 2m एंगल ए सी बी पुट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा। क्योंकि 180 था, फिर आपने यहाँ पर ए ओ बी की जगह ए सी बी पुट करा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 90 हो जाएगा। तो ये बात हमारी साबित हो गई कि ये जो एंगल सी बन रहा है आपके पास सेमी सर्कल में वो 90 का है। साबित हो गई बात। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। तो अब हमारे पास हमारा थ्योरम कौन सा है, 28.3 बी, ए हमने कर लिया, बी है। अच्छा, इसमें आपको बताना है कि ये जो एंगल सी है जो कि मेजर आर्क पर बन रहा है ये लेस देन 90 है, यानी एक्यूट है। अब ये कैसे प्रूफ करोगे, सिंपल है। आपको पता है ए सी बी
आपके पास मेजर आर्क है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस एक मेजर आर्क बना रहा है, और ए बी आपके पास माइनर आर्क है। तो ये जो एंगल सी है ये लेस देन 90 है, आपने ये प्रूफ करके बताना है। सवाल देखें, सवाल इस दो तरीके से आपके पास पेपर में आ सकते हैं, इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। सवाल दो तरीके से आपके पास पेपर में आ सकते हैं, इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। द एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर, जो आपके पास ग्रेटर सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, आर्क लेंथ का मतलब भी होता है आपके पास एक लेंथ, ठीक है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोनों का मतलब आपके पास सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा और आर्क लेंथ का मतलब होता है एक लेंथ, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, बस यहाँ आपने यही बताना है कि ये एंगल सी आपके पास जो है वो लेस देन है 90 से, यानी एक्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास द एंगल इंस्क्राइब, तो इंस्क्राइब का मतलब मैंने ऊपर भी लिख दिया था बनना या बनाना, इन अ मेजर आर्क। तो जो एंगल यहाँ पर वही सवाल दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है कि अगर जो आपके पास मेजर आर्क पर एंगल बन रहा है, आप सेगमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, अब मेजर आर्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो जो एंगल आपके पास मेजर आर्क पर बन रहा है ए सी बी यानी एंगल सी, वो आपके पास एक्यूट है, लेस देन 90 है। एक्यूट की कंडीशन आप पढ़ चुके हो। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है, आपने पढ़ रखा है। और ये जो ओ है आपके पास माइनर आर्क पर बन रहा है और ये एंगल डबल है। ए सी बी इज़ द एंगल इन द सेगमेंट ए सी बी ग्रेटर देन सेमी सर्कल। अच्छा, ये बात लिखी हुई थी कि सेमी सर्कल से ग्रेटर है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि आपके पास जो ए सी बी है वो ग्रेटर सेगमेंट से बड़ा है, यानी जो आर्क लेंथ बन रही है वो ज़्यादा है आपके पास, सेमी सर्कल में जो आर्क लेंथ बनती है वो उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ए सी बी आपके पास सेमी सर्कल से बड़ा हिस्सा है। तो देखो यहाँ पर ये वही वर्ड्स घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, बात एक ही है। एंगल ए ओ बी इज़ द सेंट्रल एंगल, आपको पता है एंगल ओ जो है वो सेंट्रल एंगल है, ठीक है। हाँ, तो हमें ये बात तो पता है कि ये वाला जो एंगल है वो लेस देन होता है 180 से। हमने ऊपर सेमी सर्कल में तो इसे इक्वल पढ़ा था, लेकिन अगर सर्कल सेमी नहीं है तो ये लेस होगा 180 से, ठीक है। 90 से तो बड़ा ही आएगा, लेकिन 180 से लेस होगा। कंडीशन वही है दोबारा। देखो यहाँ पर ये ग्रेटर इक्वल क्यों आ रहा है, क्योंकि सर्कल सेमी नहीं है। सेमी होता तो इक्वल आ जाता, सेमी नहीं है इसीलिए लेस आ रहा है। अगर सर्कल सेमी से ज़्यादा होता तो ये ए ओ बी ग्रेटर आ रहा होता 180 से, यानी अगर सर्कल मेजर होता, मेजर सेगमेंट होता, तो आपके पास ये ए ओ बी ग्रेटर आ रहा होता 180 से। लेकिन अभी आपके पास जो ए ओ बी है वो लेस आ रहा है 180 से, इसका मतलब है सेगमेंट माइनर है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए ओ बी जो है, अगर आपको एंगल ओ निकालना है तो आप 2 मल्टीप्लाई कराओगे सी के साथ, यानी जो माइनर आर्क पर एंगल बन रहा है वो डबल है और मेजर आर्क पर जो एंगल बन रहा है वो हाफ है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हाफ के साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई करा रहे हो तो वो इसके बराबर आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 4 है, ए ओ बी एंगल 4 है और ए सी बी एंगल 2 है, तो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो ए ओ बी के बराबर आ जाएगा ना, इसीलिए ए ओ बी डबल है, यानी माइनर आर्क पर जो एंगल बना है वही डबल है। तो 2m। अच्छा, अब आपने क्या किया, ए सी बी ए ओ बी के बराबर है ना, तो आपने ए ओ बी की जगह ऊपर ए सी बी पुट कर दिया, 2ac पुट कर दिया। तो ए ओ बी किसके बराबर है, 2ac, तो यहाँ पुट कर दिया, तो देखो ये चीज़ आ गई आपके पास, है ना। 2 यहाँ मल्टीप्लाई, इक्वल जो ग्रेटर देन लेस देन है वो भी उसी तरह सॉल्व होता है जिस तरह इक्वल टू सॉल्व होता है। तो ग्रेटर देन या लेस देन के इस तरफ जो है वो 2 है, तो उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। याद रखना कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में ये ग्रेटर देन इक्वल टू की तरह ही ट्रीट करा जाएगा। तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई 9। तो ये बात साबित हो गई कि जो एंगल सी है वो आपके पास लेस आ रहा है 90 से, यानी एक्यूट है। क्यों? क्योंकि आपके पास सर्कल सेमी नहीं है। सर्कल सेमी होता तो ऐसा नहीं हो रहा होता। कहते हैं ना, अगर ये कर लिया होता तो वो नहीं होता, तो यहाँ भी बस वही बात है। अब कुछ हो गया तो अब क्या कर सकते हैं। 2 सवाल हैं, इस तरह से भी बोर्ड में आ सकता है, इस तरह से भी बोर्ड में आ सकता है। अच्छा, अभी जो आपके पास मेजर आर्क पर एंगल बन रहा है वो ग्रेटर आएगा 180 से। क्यों ग्रेटर आएगा 180 से? क्योंकि आपके पास मेजर आर्क कौन सी है, ए डी बी, और अभी आप ये वाला एंगल ले रहे हो, ठीक है। और ये वाला एंगल आपके पास माइनर आर्क पे बन रहा है जो कि लेस आएगा 180 से।
द एंगल इन अ सेगमेंट लेस, वो एंगल जो लेस सेगमेंट रखता है सेमी सर्कल से, मतलब आपके पास ये सर्कल यूँ होता तो सेमी हो जाता ना, यूँ होता तो सेमी हो जाता, लेकिन अभी सर्कल सेमी नहीं बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो ये कह रहा है द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल, द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल इज़ ग्रेटर देन अ राइट एंगल। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास एंगल तो मतलब आपके पास सर्कल तो सेमी नहीं है, सेमी से लेस है, सेमी सर्कल से, लेकिन जो एंगल बन रहा है आपके पास उस पर वो ग्रेटर देन है 180 से। तो 180 से अगर कोई एंगल ग्रेटर आ रहा होता है, यानी 90 से अगर कोई एंगल ग्रेटर आ रहा होता है, 180 से छोटा और 90 से बड़ा, अगर कोई एंगल 90 से बड़ा आ रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस। एक्यूट कब बोलते हैं, जब 90 से छोटा आ रहा होता है। ऑब्ट्यूस कब बोलते हैं, जब 90 से बड़ा आ रहा होता है। सेम थ्योरम है, सेम काम है। इन सर्कल पे सेंटर हो, सर्कल का सेंटर हुए, ए सी बी इज़ अ इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है एंगल, वो एंगल जो कि आपके पास ओ पे बन रहा है। माइनर आर्क आपके पास क्या है, ए बी है, क्योंकि ये छोटी आर्क है और अगर यहाँ से वहाँ जाओगे तो ये बड़ी आर्क हो जाएगी। अच्छा, जो एंगल सी है आपके पास, वो आपके पास ऑब्ट्यूस है, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ऊपर वाले एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आपके पास ग्रेटर ही आएगा क्योंकि वो मेजर आर्क पे बन रहा है। माइनर आर्क पे ये वाला एंगल और ये वाला बन रहा है, तो इस एंगल की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो प्रूफ में भी देखो यही करना है कि सी एंगल आपके पास ऑब्ट्यूस है, यानी बड़ा है 90 से, ये आपने बताना है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये आपके पास लेस देन माइनर आर्क पे बन रहा है तो, यानी माइनर आर्क पे बन रहा है तो ऊपर वाला एंगल आपके पास, ऊपर वाली साइड आपके पास मेजर साइड है, देखो लिखा हुआ है सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ मेजर आर्क, यानी मेजर आर्क के ऊपर जो सेंट्रल एंगल बन रहा है ओ है। यही जो आपके पास क्वेश्चन था ना, इसको उलट करा हुआ है, इसी डायग्राम को उल्टा करके बना दिया गया है, देखो ऐसा करके बना दिया गया है उल्टा, पहले ऊपर की तरफ बनी थी, अब नीचे की तरफ बनी हुई है। तो ये एंगल आपके पास ऑब्ट्यूस है या नहीं, ये आपने बताना है। ये एंगल नहीं है, ओ की बात नहीं कर रहा हूँ, ओ तो आपके पास 180 से भी बड़ा आएगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना 180 से बड़ा है ऑब्ट्यूस ओ आपके पास। तो आपको थ्योरम आप पढ़ चुके हो, सेंट्रल एंगल ऑफ अ मेजर आर्क इज डबल, यानी मेजर आर्क का जो एंगल होता है उसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करते हो तो माइनर आर्क के बराबर आता है, यानी बेसिकली माइनर आर्क का एंगल ही डबल होता है। तो ये आपके पास 2m एंगल ACB है। अब इसके साथ आप क्या कर रहे हो, इसको इधर पुट कर दोगे तो AOB के बराबर है ना, तो AOB आपके पास किसके बराबर है, m एंगल 2ACB के, ठीक है। याद देखो ये चीज़ इधर पुट हो गई है, तो ये AOB किसके बराबर था, इसके ना, तो हमने AOB की जगह ये लिख दिया, डिवाइड हो गया, तो ये बात साबित हो गई कि एंगल C जो है वो आपके पास ऑब्ट्यूस है। अब आपके पास ये वाला सवाल आ गया। अच्छा, रोम्बस और इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल देख लो और सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये देख लो। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स टच कर रहे हैं सर्कल के सरकमफेरेंस को, तो ये आपके पास होता है इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल और क्यूबिक क्वाड्रिलेटरल। फिर बताता हूँ, क्वाड्रिलेटरल है, 4 वर्टेक्स हैं, है ना। वर्टेक्स क्या होते हैं, जहाँ पे 2 लाइनें आपस में आके मिलती है। तो ट्रायंगल में 3 लाइनें आपस में आके मिलती हैं, एक यहाँ मिल रही है, एक यहाँ मिल रही है, एक यहाँ। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइनें मिलती हैं आपस में आकर एक दूसरे से। देखो एक लाइन यहाँ मिल रही है, एक लाइन यहाँ मिल रही है, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, तो ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ये चारों लाइनें सर्कल को भी, सर्कल के सरकमफेरेंस को भी टच कर रही है, तो ये आपके पास कहलाएगा इंस्क्राइब्ड, INSCRIBED, इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, QUOQUADRILATERAL क्वाड्रिलेटरल या सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल, यानी वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल में बन रहा है और उसके चारों वर्टेक्स टच कर रहे हैं सर्कल को। अच्छा, तो सर्कल का सेंटर O है। अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखते हैं। ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है DABCD। अब देखो D पे जो वर्टेक्स बन रहा है, यानी जो 2 लाइनें एक दूसरे से आके मिल रही हैं, वो सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रही हैं। इसी तरह से C पे जो 2 लाइनें हैं आपस में आके मिल रही हैं, वो भी सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर रही हैं। इसी तरह से B पे भी यही हो रहा है कि जो लाइन है आपके पास, जो C से आ रही है और A से आ रही है, वो B पे मिल रही हैं और सर्कल को टच कर रही हैं, सर्कल के सरकमफेरेंस को, और A पर भी सेम काम। तो इस तरह के आप क्वाड्रिलेटरल को बोलते हो जो सर्कल में बन रहा होता है और चारों वर्टेक्स को टच कर रहा होता है, इंस्क्राइब्ड
क्वाड्रिलेटरल या सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल। अब बस छोटा सा इसका हमारे पास एक थ्योरम है, छोटा सा, ये बड़ा नहीं है, वो थोड़ा सा जगह ले लेके लिखा हुआ लेकिन है छोटा सा। थ्योरम में कहा जा रहा है द अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, जो अपोजिट एंगल होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, इंस्क्राइब्ड, अच्छा क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड है, यानी क्वाड्रिलेटरल चारों टच कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स टच कर रहे हैं सर्कल को। इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री एग्जाम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। सप्लीमेंट्री से मुराद है कि दो एंगल का सम करो तो 180 आए, उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो देखो, और क्वाड्रिलेटरल है तो वो एंगल्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फॉर एग्जांपल एंगल Q, एंगल S, इन दोनों को सम करोगे 180 आएगा। असल में इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पहले कराए गए थे, लेकिन थ्योरम बाद में आया है। इस तरह के हमने क्वेश्चंस पीछे करे हैं, पर थ्योरम्स हमें आखिर में यहाँ पर आके देखने के लिए मिले हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी ना हमें क्या कह सकते हैं कि मुश्किलात करती हैं सवालात को कराने में भी और आपको करने में भी, कि चीज़ का थ्योरम आगे दे दिया था और वो चीज़ पहले करा दी। चलो कोई बात नहीं, अब थ्योरम तो आ गया ना, जो उधर बात समझ नहीं आ रही होगी यहाँ आ गई होगी। तो याद रखना क्वाड्रिलेटरल में जो कि आपके पास सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। यानी अब Q के अपोजिट कौन सा है? P नहीं, P तो अपोजिट है R के। Q के अपोजिट यानी सामने है आपके पास, देखो पेंसिल के अपोजिट क्या रखा हुआ है? पेंसिल के अपोजिट क्या रखा हुआ है? रेज़र। हाँ थोड़ा सा गंदा हो रहा है, रेज़र ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, लेकिन मेरा हाथ तो पेंसिल के अपोजिट नहीं है ना, मेरी उंगली तो पेंसिल के अपोजिट नहीं है ना, ये देख लो, वो तो आगे रखी हुई है। तो सामने सामने की बात हो रही है। तो Q के सामने बिल्कुल ऐसे यानी अपोजिट, तो इन दोनों को सम करो 180। अब इसे एंगल A भी कहा जा रहा है और B भी कहा जा रहा है, ठीक है। और P के सामने क्या है? R, तो इसका आपके पास जो सम है वो 180 के बराबर आएगा। अब आप ये ना यही बात प्रूफ करनी है। अच्छा देखो, आप क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हो, तो उसको बनाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि O से लेकर P तक एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और O से लेकर R तक एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अच्छा, अब जो एंगल POR पर जो एंगल बन रहा है वो X है, और PR पे जो एंगल बन रहा है नीचे वो Y है। ये आसानी की जा रही है ताकि आप जो पीछे थ्योरम पढ़े हो ना वो लगा सको यहाँ पर, इसीलिए ये ऐसा किया जा रहा है, इसकी और कोई वजह नहीं है करने की। अब आप देखेंगे S और A, एंगल S है उसको A भी कह सकते हो आप, क्योंकि S के नीचे A लिखा हुआ है। इस स्क्राइब्ड एंगल ऑफ PR, स्क्राइब्ड यानी ये एंगल इस माइनर आर्क पर बना है, इस माइनर आर्क यानी PR आर्क की मदद से ये S एंगल बना है। जब भी बोलते हैं ना स्क्राइब्ड, यानी इसकी मदद से ये एंगल बना है। यानी आपने एक लाइन ड्रॉ की P से R तक और फिर उसको S से मिला दिया और फिर उसको S से ऐसे मिला दिया, तो ये एंगल वजूद में आया। थोड़ी सी लाइन मैंने टेढ़ी बना दी, सीधा कर लेना, ठीक है। ज़्यादा हम कार्टून नहीं बनाते हैं इस पर ताकि मुश्किल ना हो समझने में। इसी तरह से Y कैसे बना कि आपने PR वाली जो आर्क है उसको मिलाया तो बना आपके पास, ठीक है। और वैसे भी Y सेंट्रल एंगल है, ये तो आपको याद रखना ही होगा। एंगल A तो आपके पास स्क्राइब्ड है और एंगल Y जो है वो आपके पास सेंट्रल है, ठीक है। यहाँ पर कोई आर्क नहीं बनी, वो मेरे मुंह से निकल गया, यहाँ पे कोई आर्क नहीं बनी है। अच्छा, तो देखो भाई, जब स्क्राइब्ड एंगल हो और सेंट्रल एंगल हो तो क्या रेशो होता है कि 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करा दोगे S के साथ तो वो Y के बराबर आ जाएगा। देखो, अब वो S नहीं लिखा, उन्होंने A लिखा है, तो देखो यहाँ उन्होंने लिख दिया था कि चाहे तो एंगल S लिख लो या A लिख लो। अच्छा, अगर मैं आपको ला दूँ फांटा टॉफ़ी और कोका कोला टॉफ़ी, तो अब आपकी मर्ज़ी है, फांटा खा लो या कोका कोला खा लो, दोनों टॉफ़ियाँ हैं ना आपके पास। मैंने आपको कैंडी लैंड की टॉफ़ी ला के दी है 2, फांटा और कोका कोला। आई होप ये दोनों कैंडी लैंड की ही हो। वैसे हैं, मैंने भी बहुत खाई है ज़िंदगी में, बचपने में, अब नहीं खाता, बड़ा हो गया हूँ मैं। सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क इज़ डबल, तो सेंट्रल एंगल जो है वो मेजर आर्क का वो डबल होता है, हमने ये बात पढ़ रखी है। अच्छा, सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क इज़ डबल, सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क इज़ डबल। अब मेजर आर्क कौन सी है आपके पास? PR और ये B से अगर देखोगे तो ये वाली B मेजर आर्क होगी, उसको डबल करना पड़ता है आप मेजर आर्क को। तो जो मेजर आर्क वाला एंगल होता है उसे आप डबल करते हो, और माइनर आर्क पर जो एंगल होता है वो डबल होता है। ये मैं 2 एक जैसी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखो, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके डिवाइड करा दो, कोई मसला नहीं है।
1/2। और इसी तरह से सेम काम यहाँ भी किया गया है। Q ये रहा आपके पास, B आपने एंगल Q कह लो या एंगल B वो आपके ऊपर है, और R कौन सी है, PR, ठीक है, PQR। तो SX ये रहा, X ये रहा और P ये रहा। तो मेजर आर्क को अगर डबल करोगे तो वो आपके पास माइनर आर्क वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। यानी बेसिकली डबल तो माइनर आर्क वाला एंगल ही है, याद रखना, क्योंकि माइनर आर्क वाला एंगल अगर X4 है तो B वाला जो मेजर आर्क का एंगल है वो 2 है। तो देखो यहाँ पर वही कंडीशन लग गई कि X यानी 2 आपके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा B के साथ, तो फिर आप इसको इधर लाके डिवाइड करा दो। अच्छा, अब देखो इसको और इसको आपस में ऐड करा दो, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करा दो, तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B, और ये दोनों भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी आपस में। देखो यहाँ डिवाइड लिखा हुआ है लेकिन ऐड हुआ है ये, 1/2 बाहर निकाल लो। आपको ये पता है कि ये एंगल X और एंगल Y दोनों सेम लाइन पे बन रहे हैं, देखो दोनों सेम लाइन पे बन रहे हैं, है ना। PR, चाहे इस लाइन को थोड़ा सा यूँ मुड़ा लो, सीधी नहीं बना रहे, थोड़ी सी मुड़ा लो, लेकिन बन तो सेम ही लाइन है ना, है तो सेम ही लाइन। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल X क्या है, ऊपर वाला एंगल, और एंगल Y क्या है, इन दोनों का सम 360 होगा। देखो स्ट्रेट लाइन पर कोई एंगल बनता है तो उसका सम तो 180 होता है अपर साइड से, लेकिन अगर उसे डाउन साइड से देखो तो वो भी 180 होता है। तो 180 प्लस 180 360। तो इसी तरह से अगर आपके पास कोई एंगल ऐसे बन रहा है तो ऊपर वाला एंगल X होगा और नीचे वाला एंगल Y होगा। अगर एंगल X प्लस एंगल Y करोगे तो वो 360 आएगा। क्यों, क्योंकि सेम लाइन पे बन रहे हैं, ऊपर और नीचे वाले एंगल दोनों अगर ऐड हो जाएंगे तो 180 होगा। सिर्फ ऊपर वाला एंगल अगर स्ट्रेट लाइन पे बनता तो 180 होता, लेकिन नीचे और ऊपर दोनों एंगल देख रहे हो तो 360 होगा। तो देखो इसीलिए 360 आ गया यहाँ पर। और अब 360 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड, तो 180 आ गया। यानी ये बात पता चल गई कि एंगल A प्लस एंगल B का सम आपके पास 180 आ रहा है। तो यही बात तो आपने प्रूफ करके बतानी थी। एंगल A और एंगल B आपने क्या था, एंगल A आपने एंगल Q के बराबर लिया था, एंगल B आपने एंगल S के। तो अब दोबारा एंगल Q और एंगल S लिख दो एंगल A और एंगल B की जगह, तो देखो 180 आ गया। यही बात प्रूफ करनी थी। अब सेम काम हमारे पास एंगल P एंगल R के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी इसी तरह बन रहे हैं। तो ये बात हमारी यहाँ प्रूफ हो गई, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट कोशिश करेंगे अच्छा सा पढ़ें, समझ के पढ़ें और दिल लगा के पढ़ें। थोड़ा सा ग्रुप का बता देता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया बताया नहीं। तो 1500 फीस है, ठीक है, सालाना। अच्छा देखो, ग्रुप में सिर्फ मैथ के लेक्चर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ग्रुप में मैथ के लेक्चर के साथ साथ फिज़िक्स के लेक्चर, इंग्लिश के लेक्चर, मैथमेटिक्स के नोट्स, बायो के नोट्स, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर मिलेंगे। और पेपरों में बहुत ज़्यादा गेस्ट पेपर लगे थे, ठीक है। और मॉडल पेपर का सॉल्व, और 5 ईयर और 5 ईयर का सॉल्व, और इसी तरह से आपके पास इंपॉर्टेंट ऐसे, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, लातादाद PDF बनाकर हम ग्रुप में भेजते रहते हैं। तो ग्रुप में ऐड हो जाओ ताकि चीज़ें आपको फ़ौरन मिले, कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपके पास क्वेश्चन 1 बहुत सिंपल लेकिन बहुत ट्रिकी। देखो ट्रिकी तो मैंने सिर्फ उसको ऐसे ही कह दिया, बस सिंपल है। ट्रिकी मैंने नहीं कहना चाहिए था, सिंपल कहना चाहिए था, वरना आप लोग थोड़ा सा ना कंफ्यूज होते हो। तो ये आपके पास O लाइन है, थोड़ा सा मुझे नीचे बनाना होगा। अच्छा, O लाइन को टच करती हुई आपके पास एक लाइन आ रही है, ऐसे कर आपके पास एक और लाइन आ रही है, ऐसे कर आपके पास आ रही है, ठीक है। तो सर्कल थोड़ा सा मैंने टेढ़ा बनाया है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो चलो आओ थोड़ा स्ट्रेट सर्कल ड्रॉ करते हैं ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो सही आ सकें। तो हथियार बदल लेते हैं, ये देखें, ये सही सर्कल बनता है इससे, इस मार्कर से। तो अब मैं देखो क्या करना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास सेंटर इसका, हाँ इस लाइन को टच कर रहा है ना, तो ये मेरा ये लाइन आ गई, ये मेरी यहाँ से लाइन, हाथ असल में मेरा थोड़ा नहीं आ रहा ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे लाइन ड्रॉ करने में। थोड़ा सा ना बेहतर होके बैठ जाता हूँ ताकि इसकी लाइन अच्छी ड्रॉ। अच्छा अब देखो, अब अच्छा सा बन गया है, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। थोड़ा सा ये जो कर्व है इसको भी स्ट्रेट ही बना देता हूँ, हाँ अब सही है। तो देखो डायग्राम बना के समझाना बेहतरीन तरीका होता है समझाने का।
अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात पता होगी। अच्छा, तो ये यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर आपके पास आ गया 2x+1 आपके पास ऊपर वाला एंगल दिया हुआ है, और 3x+1 आपको ऊपर वाला एंगल दिया हुआ है, 2x-1 आपको नीचे वाला एंगल दिया हुआ है। ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए 90 का बन रहा है, क्योंकि नज़र भी आ रहा है ना भाई, बी सी। अच्छा, एक छोटी सी ना गलती है बुक में कि जो एक्सरसाइज 28.1 के आंसर्स है ना, वो एक्सरसाइज 28.2 में लिख दिए गए हैं, और जो एक्सरसाइज 28.2 के आंसर्स है ना, वो 28.1 में लिख दिए। तो आप लोग समझ लेना कि जो आपका आंसर इसमें आएगा ना, वो 28.1 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, बस आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। कह रहा है ना इन फिगर 1, ये फिगर 1 है आपके पास। O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O जो है आपके पास सर्कल का सेंटर है। वेयर AC इज़ द डायमीटर, और AC आपके पास डायमीटर है। अगर आप ना ऐसे देख रहे होगे ना तो आपको ये डायमीटर नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर थोड़ा सा सर्कल को घुमा के देखोगे ना, इस तरफ से देखो, इस तरफ से जहाँ से मैंने पेन रखा है ना, इस तरफ से देखने की कोशिश करो, मोबाइल को थोड़ा सा मुड़ा लो तो समझ में आ जाएगा कि AC डायमीटर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। जब भी मैंने AC लाइन को O लाइन से टच करते हुए बनाया था, क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर AC डायमीटर है तो वो सेंटर को ज़रूर टच करके गुजरेगी। आज आप पता करते हैं। तो हमें ये बात तो थ्योरम से पता थी कि अगर आपके पास सेमी सर्कल है तो ये एंगल B, थ्योरम सबसे पहला थ्योरम इसी से रिलेट था कि अगर AC आपके पास डायमीटर है तो ये वाला जो एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल बना है, जो कि मेजर आर्क पे बना होगा, वो 90 का होगा। हमने पहला थ्योरम पढ़ा था, देख लेना। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिखूंगा मैं, लिखूंगा क्या? अकॉर्डिंग टू थ्योरम, THEOREM, थ्योरम। थ्योरम का हवाला भी दे देता हूँ। थ्योरम कौन सा था? 28.3a, उसके मुताबिक ये एंगल B जो है आपका 90 का है। अच्छा, बाकी एंगल्स अब आपको पता चल चुके हैं। एंगल C आपके पास कितने का है? ठीक है, एंगल C आपके पास है 3x+1। एंगल A आपके पास कितने का है माशाल्लाह से? 2x-1। अच्छा, अब आप x निकालना चाह रहे हो, क्या करोगे? बिल्कुल सही सर, तीनों एंगल के सम 180 होते हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल में अगर 3 एंगल्स हैं तो उनके सम 180 होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल A क्या निकाला है आप स्टूडेंट्स ने? 2x-1, और एंगल B क्या है आपके पास? 90 प्लस 3x+1 इक्वल टू 180। कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किलात, कोई ज़िंदगी में मुश्किल नहीं? भाई सर समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो 2x 3x 5x 1 प्लस 1 कैंसल, प्लस 90 इक्वल टू 180। 90 यहाँ क्या हो रहा है? प्लस, वहाँ जाके माइनस, कोई मुश्किल नहीं है। कितना हो रहा है ज़रा मुझे बताओ? 180 माइनस अब देखें, आप बोल रहे होंगे सर ये तो 90 ही बचेगा ना। 5 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे जाकर डिवाइड, क्या आ गया? बिल्कुल सही, 18, ठीक है। आपके दिमाग में भी 18 आया होगा, तो 18 आ रहा है माशाल्लाह। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, ज़िंदगी आसान है, काम हो गया हमारा, कंप्लीट है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन। असल में ना क्वेश्चन नंबर 2-3 जो है ना, इन्होंने न्यूमेरिकल तो मतलब सॉल्व करने वाले दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं ना 2, वो थ्योरम्स हैं रोम्बिक वाले, तो वो उसको भी मैं इंशाल्लाह आपको कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं कराऊंगा, उसको भी करा दूंगा। अच्छा, सवाल मेरे पास तो यहाँ बुक में खुला हुआ है, आप लोग भी देख लो। चलो इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, मैं आपको फिर वो कराता हूँ, ठीक है। अच्छा, ग्रुप की फ़ीस पे करने के लिए या ऐड वेड होने के लिए ना इजी पैसा नंबर आ रहा होगा, उसी पे कांटेक्ट करना, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वो तो जो भी कहा जा रहा है कर लेंगे। पहले तो अच्छा सा सर्कल और डायग्राम। सर्कल तो अच्छा बन गया, लेकिन थोड़ा सा ना बाहर चला गया। ये मुर्गी का अंडा तो नहीं बना ना? नहीं, इस बार तो नहीं बना है। चलो एक और बार ट्राई नहीं करूँगा, वरना आप लोगों ने टाइम ज़ाया होगा। टाइम ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है,
ठीक है। तो ए और बी, मैं आप लोगों के सामने डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम बनानी आ जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लाइन में क्यों बना रहा हूँ? ताकि माइनर आर्क आप पहचान सको। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई सर, ये तो सेंटर है ना, मैं पता है ना, सेंटर को तो हमें मिलाना ही होगा क्योंकि हमें थ्योरम लगाना है 28.1 वाला, ठीक है, उसका थ्योरम का इस्तेमाल होगा। याद रखना यहाँ वाली जो चीज़ है ना, आपको इन्होंने यहाँ लिख के दे दी है 2x माइनस 2, सॉरी 2x माइनस 2, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, पता है क्या, ये कह रहे हैं इन फिगर 2, ये फिगर 2 है, ठीक है, ये 2 फिगर है। ACB इज़ अ मेजर आर्क, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास आर्क बन रही है ना, यहाँ से यहाँ तक आर्क जो बन रही है पूरी, ये मेजर आर्क है, जिसे कह सकते हो आप ACB। माइनर आर्क आपके पास कौन सी है? AB। अच्छा, तो मेजर आर्क पर जो एंगल C है ना, वो इट्स इंस्क्राइब एंगल है, वो आपके पास इंस्क्राइब एंगल है, यानी वो जो एंगल है उसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो वो ये वाले माइनर एंगल के बराबर आएगा। देखो मैंने थ्योरम पढ़ रखा है तो मैंने पहचान लिया, आपने भी थ्योरम पढ़ रखा है तो आप भी पहचानोगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना मेरी? यानी सिंपल ये है कि आपके पास जो AOB है वो बराबर जब आएगा जब आप 2 मल्टीप्लाई कराओगे ACB के साथ। अब ACB ये गिवन है आपको, मतलब एंगल C ये गिवन है आपको, ये एंगल C है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल C, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ACB, जो कि आपको इन्होंने गिवन किया है 2x माइनस 2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये सोल्यूशन लिखूँगा और इसकी जगह पर ये पुट कर दूँगा। अच्छा, x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये बात आप याद रखना, इस चीज़ को आप ज़रा नहीं भूलिएगा वरना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ तक तो आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई, लेकिन ये इस चीज़ से सिर्फ सॉल्व नहीं हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर एंगल C की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें यहाँ पर जो है वो एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन पहले हमें कुछ और चीज़ें फाइंड करनी होंगी, हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर आपके पास AOB रख भी दिया तो AOB मुझे नहीं पता क्या है। AOB ये तो मुझे पता है कि डबल आता है 2ACB का, यानी 2ACB के बराबर आता है AOB, लेकिन वो 2ACB क्या है मुझे ये भी नहीं पता। तो मुझे यहाँ पर एक कंडीशन इस्तेमाल करनी होगी, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा, इसको x नहीं y कहता हूँ, इसको y कह लूँगा, इसको भी y कह लूँगा, इसको x कह लूँगा, इसको x कह लूँगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। नहीं, बल्कि x नहीं कह सकते क्योंकि x तो हमें पहले ही गिवन है, z कहना पड़ेगा इसे हमें, क्योंकि जब एक चीज़ आपको निकालनी है ना और वो चीज़ आप उस पर काम कर रहे हो तो किसी और चीज़ को आप दोबारा x नाम नहीं दे सकोगे, अगर दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा, तो मुझे इसे z नाम देना पड़ेगा। आपको ये बात पता होगी और आप ये बात जानते हो अच्छी तरीके से कि A से लेकर O तक का डिस्टेंस आपके पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ लिख लो। अभी मैं देख रहा हूँ ट्रायंगल AO, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल देख रहा हूँ मैं, अभी मैं ट्रायंगल देख रहा हूँ AOC, ये वाला ट्रायंगल देख रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल के मुताबिक कि आपके पास ये जो एंगल C है और ये वाला जो एंगल C है ये बराबर आएंगे, मतलब ये जो एंगल Y है बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास A से लेकर O तक का डिस्टेंस बराबर है O से लेकर C, क्योंकि O से लेकर A रेडियस है, O से लेकर C भी रेडियस है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स भी तो बराबर आते हैं, और वो एंगल कौन सा है, एंगल A और एंगल C, ये दोनों बराबर हैं आपके पास, है ना। तो ट्रायंगल है यानी कि तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल O, ट्रायंगल याद रखना AOC है, 180। एंगल A क्या है, बिल्कुल सही Y, एंगल C भी Y है, और यहाँ O कहाँ गया,
ओ, और एंगल ओ आपको पता है कि वो 2y होगा। याद रखना ये जो एंगल ओ होगा ना, ये डबल होगा इसका और इसका, तो ये 2y होगा। याद रखोगे ना। इसी तरह से यहाँ भी जो ओ बनाओगे ना वो भी डबल बनेगा। तो कर लो इसको, ये 2 + 2 2 हो जाएगा, मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा, और +2 4 हो जाएगा। 4y = 180। तो y = 180 आ रहा है। ठीक है, अभी ये क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। अब इसी तरह से ये वाला एंगल भी चेक करो, दूसरा एंगल भी चेक करो। ठीक है, तो अभी आप कौन सा एंगल देखोगे? ट्राइंगल BOC। तो भाई B से लेके O तक रेडियस है, माशाल्लाह आपने पहचान लिया। O से लेके C तक रेडियस है, माशाल्लाह आपने पहचान लिया। अगर दो रेडियस हैं, यानी दोनों रेडियस हैं, यानी सेम होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप ही के मुताबिक एंगल भी तो सेम आते हैं बेटा, तो सही है ना। तो यानी यहाँ भी वही, अगर आप तीनों एंगल का सम निकालोगे 180, क्योंकि ट्रायंगल है। एंगल O प्लस, मैं बाद में यूँ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ना थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाए। B A नहीं है, ठीक है। अच्छा, एंगल O आपके पास 2z आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था कि ये एंगल O आपके पास डबल आएगा। एंगल O आपके पास डबल आएगा, 2z आएगा आपके पास, 2z आएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर दूसरे के लिए देखोगे तो 2y आएगा, z + z, क्योंकि वो z नाम दिया हुआ है। तो ये 4z हो गया और ये 90 हो गया, सॉरी 180 हो गया। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने 4 डिवाइड नहीं कराया, यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, 4 डिवाइड नहीं कराया मैंने, इसको 4 को डिवाइड करा देते हैं। 180 / 4, तो y = 180 / 4 45 आएगा। ठीक है, 45। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, उसको सही कर लेना, मैंने उधर रह गया था। ठीक है, 45। तो z और y 45 आ रहा है। ठीक है, z और y क्या आ रहा है आपके पास? 45। तो अब आपके पास आगे क्या काम करना है? तो अब हमने ऊपर वाला एंगल तो निकाल लिया, ऊपर वाला एंगल हमने निकाल लिया 45। अच्छा, अब हमें ना थोड़ी सी जगह इधर चाहिए होगी। अब आगे काम करेंगे हम, जो मैंने लिखा था उसको एज इट इज लिख लेना, उसके आगे से यहाँ से लिखना जहाँ से मैं करा रहा हूँ। तो हम थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 28 पॉइंट थ्योरम, थ्योरम 28.8 देखो, थ्योरम 28.1 क्या कह रहा था आपके पास? ठीक है, 28.1 क्या कह रहा था आपके पास? कि आपके पास ये वाला एंगल जो है वो आपके पास बराबर आएगा किसके? C के, मतलब हमने डबल कहा था ना उसको, तो वो याद रखना। उसी कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर ये सवाल हल हुआ है। तो आपने याद रखना, ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये y और z प्लस होकर क्या बना रहे हैं आपके पास? आपके पास बना रहे हैं ACB, ठीक है, ये वाला एंगल बना रहे हैं, ACB बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने हाफ यहाँ से निकाला था और हाफ यहाँ से निकाला था, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो एक हिस्सा बन जाएगा हमारे पास, जो कि होगा हमारे पास ACB। ठीक है, याद रख लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ACB किसके बराबर आ रहा है? y + z के, और हमने ACB ही तो निकालना है, हमने एंगल C ही तो निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास एंगल C आ जाएगा। इस एंगल की बात करो, मैं इसको इशारा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि इसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की। तो 45 + 45, और ACB खुद क्या दिया हुआ था आपको? मैंने यहाँ लिखा हुआ भी था उस वक्त। ACB आपको खुद क्या दिया था इन्होंने? ACB आपको इन्होंने खुद दिया था 2x - 1, 2x - 2। ठीक है, तो 45 तो 90 हो गए। ये 2 यहाँ क्या हो रहा है? 8, वहाँ के क्या हो जाएगा? यहाँ 2 क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट, वहाँ के हो जाएगा 8, तो ये हो गया 92 का वर्ल्ड कप। ठीक है, याद रखोगे ना 92। अच्छा, 2x, तो 92 के साथ हमने डिवाइड करा दिया 2 को, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना 2। ठीक है,
तो x कितना आया आपके पास, इससे आता है, डिवाइड करा दो 92 को, 92 डिवाइडेड बाय 2 46। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, 46 ही आना था। ठीक है, समझ गए ना। अब इसी की तरह से एक और क्वेश्चन भी करना है हमने, सेम इसी की तरह से क्वेश्चन। अब आ जाइए, क्वेश्चन तो हमारे पास 2 था ना, अब इसका 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। आर्क वार्क दोबारा नहीं समझा रहा, वही चीज़ है जो कि पहले हुई। ठीक है, आर्क वार्क दोबारा नहीं समझा रहा, वही चीज़ें हैं, बस इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। अच्छा, अभी आपको ना इन्होंने क्या कह रखा है क्वेश्चन में, ये समझते हैं। ये आर्क भी मिटा देता हूँ क्योंकि आर्क समझाने के लिए बनाई थी, ये भी मिटा दिया। अब इसको ना मैंने थोड़ा साफ़ सुथरा बना दिया ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। तो अभी आपसे कह रहे हैं इन अ सर्कल, एक आपके पास सर्कल है 2x - 1 इन द मेजर ऑफ अ इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ अ माइनर आर्क। ये वाले एंगल आप आपने निकालना है। ठीक है, अब आपने निकालना है। तो अब आपने माइनर आर्क की मदद से काम करना है। ऑफ अ सर्कल फाइंड द x, अब आपने x दोबारा से फाइंड करना है। तो फिर वही काम करोगे जो कि आपने पहले काम किया। फिर बता रहा हूँ, फिर सेम काम करना है जो आपने पहले कर रखा है। तो इसमें हम दोबारा ACB की मदद से ही चीज़ों को फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो दोबारा ACB की मदद से ही चीज़ों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये वाला ट्रायंगल देख लेता हूँ जैसे कि मैंने पहले देखा। तो आपके पास A से लेकर O तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास, सेम है। ट्रायंगल कौन सा देख रहा हूँ मैं, AOC देख रहा हूँ। तो A से लेकर O तक का डिस्टेंस कह लो, या C से लेकर O तक का डिस्टेंस सेम आएगा। थोड़ा सा मैं अलग करके लिख रहा हूँ इस बार, पहले मैंने OA लिखा था लेकिन अब मैं AO लिख रहा हूँ, बात एक ही है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह से एंगल A और एंगल C भी बराबर होगा, क्योंकि अगर दो साइड्स बराबर आ रही हैं तो दो एंगल्स भी बराबर आएंगे। तो तीनों एंगल का सम ले लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल B, और ये दोनों एंगल किसके बराबर हैं, y के बराबर। एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल C, एंगल B नहीं है इसमें तो इसलिए एंगल O नहीं लिखेंगे। तो एंगल A कितना है, y, एंगल O आप निकाल रहे हैं, और एंगल C कितना है आपके पास, अच्छा एंगल O निकाल नहीं रहे हो, एंगल O यहाँ लिख लो, एंगल O जो है वो आपके पास 2y है। ठीक है, अच्छा y लिख रहे हो तो फिर उसके साथ एंगल लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, आप एंगल क्यों लिख दिया। 2y प्लस y इक्वल टू 180, अच्छा 4y इक्वल टू 180। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। याद रखना इस बार आपको जो कंडीशन दे रखी है वो इन्होंने दे रखी है 7x - 1, ये लिख लो 7x - 1। तो y मेरे पास कितना आएगा, 180 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 445 ही आएगा दोबारा, क्योंकि कैलकुलेशन तो तब्दील नहीं होगी ना भाई, वो तो सेम ही रहेगी। तो 45 आ रहा है आपके पास, 180 डिवाइडेड बाय 45। अब दोबारा ये वाला एंगल भी देख लेते हैं, ट्रायंगल देख लेते हैं। तो ये आपके पास है BOC। अच्छा, तो एंगल डिस्टेंस आपके पास B से लेकर O तक का सेम है, C से लेके O तक के, है ना। तो इसी तरह से एंगल B भी सेम होगा और एंगल C भी सेम होगा। ट्रायंगल में सम क्या होता है, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल O इक्वल टू 180। यहाँ भी आपके पास एंगल O जो है वो आपके पास बराबर है 2z के, एंगल O जो बराबर है वो 2z के बराबर है। तो एंगल B आपके पास z है, एंगल C भी आपके पास z है, और एंगल O आपके पास 2z है। लेकिन 2 और z एक ही जैसा लग रहा है, तो ये आ रहा है आपके पास 4z ऐड करके। तो z कितना आ रहा है आपके पास, फिर 45 ही आएगा, फिर 45 आएगा। अब देखें यहाँ पर आपके पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन के एंगल माइनर आर्क का है ना, तो AOB आपको इन्होंने दे दिया है किसके बराबर,
वाई प्लस जेड के बराबर, और यहाँ पर माइनर आर्क का है ना, तो ए ओ बी आपके पास किसके बराबर है, इसके बराबर है। माइनर आर्क कह रहे हैं तो इसलिए ऐसा ले रहा हूँ। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर पुट कर दो, ए ओ बी आपके पास कितना आ रहा है, 45 प्लस 45। अच्छा, अभी मैं यहाँ से हिस्सा रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से ये थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इधर जगह चाहिए करने के लिए। तो 45 प्लस 45 कितना हो गया, ए आपको एक्स निकालना है, ए ओ बी नहीं निकालना। तो ये कितना हो गया आपके पास 45, 90 हो गया आपके पास, ठीक है 90। अच्छा, ये किसके बराबर है, ए ओ बी 7x - 1 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। तो 1 क्या हो रहा है, माइनस वहाँ जाके हो जाएगा ऐड, तो ऐड होकर हो गया 91 और ये 7 डिवाइड आ गया। तो देख लो कितना आ रहा है, आई थिंक 13 आना चाहिए या कुछ इसी तरह का आना चाहिए। हाँ 13 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा। ए सी बी नहीं लिया है मैंने, ए ओ बी लिया है क्योंकि उन्होंने माइनर आर्क कहा था ना, तो माइनर आर्क पर एंगल तो यही बनता है, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन से मैंने इसको आपके लिए निकाल दिया। थ्योरम्स हैं 2 छोटे छोटे से, वो करते हैं। सो स्टूडेंट, हेयर इज़ आवर 4 क्वेश्चन। तो यहाँ हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ रोम्बस इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज़ अ स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि ये रोम्बस है। देखो रोम्बस सिर्फ वो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप ये पहचान सको कि क्वाड्रिलेटरल शेप है, असल में ये स्क्वायर है। ये आपने प्रूव करके बताना है। देखो ये रोम्बस है, ये नहीं प्रूव करना, यहाँ भी लिखा हुआ है प्रूफ करने में कि ABCD इज़ अ स्क्वायर, तो ये प्रूफ करना है आपने। तो कभी भी इसे रोम्बस प्रूफ नहीं कर दीजिएगा क्योंकि ये रोम्बस प्रूफ होगा भी नहीं, क्योंकि ये रोम्बस है ही नहीं। तो अज्यूम डैट ABCD इज़ अ रोम्बस। तो इन्होंने कहा है कि अज्यूम कर लो, मान लो, जैसे कि आप मानते हो ना कि भाई कोई मुझे जो है वो बहुत पसंद करता है लेकिन नहीं कर रहा होता। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि आप मान लेते हो कि कोई मुझे बहुत पसंद कर रहा है लेकिन वो नहीं कर रहा होता। तो इसी तरह से यहाँ पर मान लो कि ये रोम्बस है लेकिन है नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, इससे अच्छी एग्जाम्पल नहीं हो सकती थी। तो ABCD स्क्वायर है, ये प्रूफ करना है। अच्छा, डायगोनल ड्रॉ कर दिया है, सेंटर फिर आपके पास यही होगा जो डायगोनल पे बन रहा होगा, और यहाँ से भी अगर डायगोनल ड्रॉ करोगे तो जहाँ पर ये दोनों डायगोनल मिल रही होंगी वो सेंटर होगा। हम जो पहले थ्योरम्स करे थे हमने 9 में, उसमें ये चीज़ मैंने पढ़ा दी थी आपको कि 2 जहाँ डायगोनल मिलते हैं वो आपके पास सेंटर होता है सर्कल का। अच्छा, तो हमने क्या किया, डायगोनल जब ड्रॉ किया तो 2 ट्रायंगल आपको बने हुए साफ सुथरे नज़र आ रहे हैं, ABD और BCD, ठीक है। एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है। 2 ट्रायंगल बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखो भाई, ये आपके पास जो है वो रोम्बस तो इन्होंने कहा है उसे, तो आपने माना भी है। तो रोम्बस की तो चारों साइड्स बराबर होती हैं लेकिन एंगल बराबर नहीं होते हैं, ये आपको पता है। तो A से लेके D तक का डिस्टेंस B से लेके C तक के डिस्टेंस के बराबर होगा रोम्बस के मुताबिक। रोम्बस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि चारों साइड्स बराबर होती हैं उसमें, लेकिन एंगल डिफरेंस होता है। स्क्वायर के चारों साइड्स और चारों एंगल सेम होते हैं, इसीलिए वो स्क्वायर होता है। DC और AB आपके पास बराबर है। तो अब बस अब छोटा सा यहाँ पर वही थ्योरम है। अच्छा, तो आपने ट्रायंगल देख लिया था, एक चीज़ यहाँ पर छोटी सी मिस है, वो भी देख लेते हैं। वो पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, वो मैं लिख देता हूँ कि D और B ये कॉमन है, ठीक है। यानी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है D और B, ये लिख लेना, ये नहीं लिखा हुआ था। देखो मैं अगर इससे समझा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे समझ नहीं आता इसलिए मैं इससे समझा रहा हूँ, बल्कि मुझे आता है, मैं टाइम सेव करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं खुद लिखूँगा पूरा तो फिर मैं तो शायद एक दिन में एक ही थ्योरम समझा सकता हूँ आपको, तो थोड़ा तेज़ भी चलना है। तो ट्रिपल एस पोस्टुलेट, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर आ गई हैं तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं तो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर आ रही होंगी। तो अपोजिट एंगल तो आपको पता ही है कि सर्किलिक क्वाड्रिलेटरल में, अब सर्किलिक क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, सर्किलिक स्क्वायर भी, सर्किलिक रोम्बस भी। तो ये वाला वर्टेक्स भी सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है, ये वाला वर्टेक्स भी सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है, ये वाला भी, ये वाला भी। तो ये सारे के सारे सर्कमफेरेंस को जो है वो टच कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि अपोजिट एंगल तो 180 का होगा, यानी A और C एंगल का सम 180 होगा, B और D का एंगल का सम वह भी 180 होगा आपके पास, ठीक है। तो ये तो 180 होंगे हमारे पास। तो देखो यहाँ पर वही बात लिखी हुई भी है कि एंगल A और C एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं, आपको अगर नज़र आ रहा हो।
देखो एंगल ए और सी एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं, इसी तरह से एंगल बी और एंगल डी भी एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं, तो वो भी 180 के बराबर ही होंगे, उनका सम भी 180 के बराबर होगा। अच्छा, लेकिन ये है क्वाड्रिलेटरल, तो यानी दोनों एंगल तो सेम होंगे, तो इसीलिए इसको और इसको ऐड करके 2 लिख दिया गया है। देखो भाई, अभी हमने देखा ना कॉन्ग्रुएंट एंगल्स में, तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, यानी जो एंगल यहाँ पर आ रहा होगा वही एंगल यहाँ पर भी आ रहा होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल में कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये एंगल 5 का आ रहा है तो ये भी 5 का आ रहा होगा, तो इसीलिए दोनों ऐड हो सकते हैं, तो ऐड कर दिया और नीचे ले जाके डिवाइड कर दिया, 90 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 90 आ रहा है, यानी दोनों साइड से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसी तरह से और फिगरों को भी हमने देखा तो वो भी हमें यही मिल रहा है कि 90 है। तो ये बात प्रूफ हो गई कि ये स्क्वायर है। देखा कैसे प्रूफ हुई कि भाई देखो, हमने पहले प्रूफ कराया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हमारे पास जो है वो दोनों एंगल्स बराबर आ रहे होंगे। और ये बात तो हमें पता ही है कि सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो दोनों का 180 सम लिख दिया हमने। और दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर हैं, तो 2 हो गए, वो दोनों ऐड हो गए, तो यहाँ आके 180 डिवाइड हो गया 90, 180 डिवाइड हुआ 2 से तो 90, तो यानी हमारे पास ये बात प्रूफ हो गई कि ये सेम आ रहा है। अब अच्छा, अगला सवाल जो है ना वो करते हैं हम अपना ये वाला, ठीक है, कि ये सवाल कैसे होगा। तो अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कहते हैं कि प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल। देखो एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बाहर हो, मतलब एंगल से बाहर हो जो चीज़, यानी यहाँ पर अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इस क्वाड्रिलेटरल के जो बाहर एंगल बन रहे हैं ना, सी जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर जो अंदर हो, एक्सटीरियर जो बाहर हो। तो जब भी हम एंगल को स्टडी करते हैं अपने ज्योमेट्री में, तो उसमें हम बाहर वाले एंगल्स को भी देख रहे होते हैं ताकि हमें कुछ समझने में और चीज़ें आसानी रहें। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ सर्कल, अच्छा सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल, तो सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल है, कैसे पता चल रहा है कि 4 वर्टेक्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल के वो सर्कल के 4 सर्कमफेरेंस पॉइंट को टच कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो बस आपने ये प्रूफ करके बता देना है कि सी के अपोजिट है ए, कि एंगल ए और एंगल सी जो एक्सटीरियर बन रहा है, एक तो ये इंटीरियर वाला है, ये नहीं, ये बाहर वाला जो मैंने बाद में जो है ना ये वाला, ये बराबर है किसके, एंगल ए के। तो बस आपने ये प्रूफ करके बताना है। तो बगैर किसी वे इसको जो है वो प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे ये होगा। तो आपने क्या करना है, आपने साइड बी सी, ये वाली साइड बी सी है, जिसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं ई तक, ताकि हम ये जो एंगल सी है ना बाहर बना सकें, क्योंकि अगर बाहर की तरफ लाइन नहीं होगी तो एंगल कहाँ पर ख़त्म करेंगे, इसीलिए। तो सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल हम शुरू में समझ चुके हैं, और सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टेक्स हैं ए बी सी डी इज़ प्रोड्यूस एंड पॉइंट ई। अच्छा, ई पॉइंट जो है वो हमने एक्स्ट्रा बनाया है और सी को ई से मिलाया है ताकि ये वाला एंगल हम किसी लाइन पर ड्रॉ करें। ये कंडीशन है जो कि मैंने आपको बता दी। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, डायगोनल्स की मदद लेनी है, क्योंकि देखो आप क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, सब में डायगोनल ड्रॉ करते हो ताकि आपको स्टडी करने में आसानी हो जाए, और एक ट्रायंगल आ जाएगा तो फिर आप उस पर ट्रायंगल के थ्योरम्स लगा सकोगे। तो डायगोनल आप पहले ऐसे ड्रॉ कर लो, फिर ए से सी डायगोनल ड्रॉ कर लो, फिर बी से डी। तो मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जब ज़रूरत होगी तो ड्रॉ करूँगा ताकि आपको उस वक्त अच्छा समझा सकूँ। तो पहला डायगोनल कहते हैं बी डी है आपके पास, तो पहला डायगोनल हमने ये ड्रॉ कर लिया। तो डायगोनल भी ट्रायंगल को 2 हिस्सों में तोड़ देता है, एक हिस्सा यहाँ पे बच गया, दूसरा हिस्सा यहाँ बच गया। विच इज़ द एंगुलर बाइसेक्टर। अच्छा देखो, एंगुलर बाइसेक्टर कह रहा है, इसका मतलब ये है कि एंगलों को भी बराबर 2 हिस्सों में तोड़ रहा है, यानी अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये बीटा होगा, और अल्फ़ा बीटा इक्वल होंगे आपस में, जितना अल्फ़ा की वैल्यू आ रही होगी उतनी ही वैल्यू बीटा की भी आ रही होगी। तो यह एंगुलर बाइसेक्टर से मुराद ये है कि जो एंगलों को 2 हिस्सों में बराबर तोड़ दे। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 का एंगल है, तो एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे ना, तो 5 एक तरफ रह जाएगा, 5 दूसरी तरफ रह जाएगा। आप लोग सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल में ये बात बार बार सुन चुके हो मेरे मुंह से भी, और मैंने आपको बार बार ये बात बताई कि सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देखो सी और, अच्छा देखो यह सी लिखा हुआ इन्होंने, अच्छा मैं पहले बता देता हूँ। देखो ये लीनियर लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ए ई स्ट्रेट लाइन है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे जो 2 एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो एक एंगल आपके पास
ट्रायंगल में बन रहा है जो कि है BDC, ये वाला, ये रहा B, ये रहा D, ये रहा C, तो एंगल ये रहा। और दूसरा एंगल आपके पास लाइन पे बना है BCE लाइन पे, ये वाला। तो इस एंगल को इस एंगल से ऐड करोगे 180 आएगा, और हमेशा ऐसा ही होगा, करके चेक करना। अब दो एंगल आपके पास कौन से हैं? एक एंगल है आपके पास ये वाला जो कि इस ट्रायंगल में बन रहा है, ADB ट्रायंगल में बन रहा है, ये देखो ये रहा ट्रायंगल BAD, इस एंगल की बात कर रहे हैं। और ये थ्योरम भी आप पढ़ चुके हो कि अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो A के अपोजिट एंगल है आपके पास एंगल C, तो वो भी सेम होगा। थोड़ा सा मैं इसको रिमूव भी कर लेता हूँ ताकि जो ये हमने खिचड़ी बना दी है यहाँ पर ये ख़त्म हो जाए। अब रेज़र मिल नहीं रहा है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, दिख रहा होगा, क्योंकि अब रेज़र ढूंढूंगा तो पता नहीं कहाँ चला ये सामान, तो वैसे भी यहाँ फैला हुआ ही है। चल होता है ना भाई, पढ़ते वक्त तो ये चीज़ तो होती है, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं चीज़ें। तो चलो रेज़र नहीं मिल रहा, लेकिन ये समझ लो कि एंगल A एंगल C आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, और क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इन अ सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल में बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि ये BCD प्लस BAD कैसे आया, कि ये दोनों जो है वो आमने सामने बन रहे हैं, और सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल में जो आमने सामने एंगल बनते हैं उनका सम 180 का बराबर होता है। यानी जैसे एंगल C ये वाला और एंगल A ये वाला, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 180 आएगा। और ये जो BCE है और आपके पास जो ये है BDC, ये सेम लाइन पे बन रहे हैं, तो इनका सम भी 180 आएगा। अच्छा देखो, अब यहाँ भी 180 है, यहाँ भी 180 है, तो आप ये वाला 180 इसमें पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास BCE प्लस BCD मैंने ऐसे लिखे रहने दिया। अब 180 के ये चीज़ बराबर है, तो मैं 180 की जगह यहाँ पर ये चीज़ लिख दूंगा, क्योंकि दोनों 180 है ना, तो इस 180 की जगह ये चीज़ यहाँ पुट कर दूंगा, मतलब ये चीज़ यहाँ पुट कर दूंगा। तो देखो ये दोनों बराबर हो गए। BCD दोनों में है तो कट गया। तो ये आपके पास एंगल BCE एंगल BAD के बराबर आ गया। तो देखो यहाँ पर इन्होंने वर्डिंग भी लिख दी कि एक्सटीरियर एंगल है बाहर, और उसके सामने जो अपोजिट एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल, और अंदर जो अपोजिट एंगल बन रहा है सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल में, वो दोनों बराबर होंगे। और ये आगे थ्योरम में भी आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, देखो लिखा हुआ है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल और सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल और इंटीरियर एंगल ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। काफ़ी जो है मैंने एफर्ट दी, और आपने मुझे ज़रूर बताना है ये एक्सरसाइज कैसी समझ में आई। जो आपके डाउट थे वो क्लियर हुए, कॉन्सेप्ट समझ में आए या नहीं आए, या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं थी जो कि समझ ना आई हो, तो ज़रूर बता देना ताकि मैं जो बेहतरी हो वो ले आऊँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब रात में ही मैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कराकर इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। अब हमारा क्लास 10th की मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर रह गया है, इसके बाद प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।